सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके गणित विषय की, और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, सभी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं रोज शाम 7 बजे। तो इसी क्लास को लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम सभी प्रश्नों को। और इससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने क्लासेस ली हैं, वहां से जाकर के आप क्लासेस देख करके पढ़ सकते हैं। अगर मैथ में आपको डर लग रहा है और आपका मैथ कमजोर है तो पूरा सोल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दिया गया है, वहां से जाकर के आप पढ़िए, आपको मिलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। अब 2 अंकों वाली संख्या का बात हो रहा है और दिया गया कि दोनों के अंकों का योग 7 है, और बोला जा रहा है कि अंक में अगर 27 जोड़ दिया जा रहा है, अगर संख्या में 27 जोड़ दिया जा रहा है तो अंकों का जो क्रम है वह उलट जा रहा है। ठीक है, ये 3 कंडीशन यहाँ पे दी गई है। इन तीनों को हम लोग सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, 25 है, 25 यह 2 अंकों की संख्या है, और इसके दोनों अंक क्या है, 2 और 5 है, इनका योग क्या है, 7 है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि अगर संख्या में 27 जोड़ दें तो जो नई संख्या बन रही है, 25 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52। जो अंक हैं वह पलट जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ 25 था और 25 2 5 था, और यहाँ पे 5 2 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऑप्शन में ही पहला ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए 25, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप 52 देखेंगे तो 52 में अगर आप 27 जोड़ेंगे तो इसका क्रम नहीं उल्टेगा। इसी तरीके से 34 में योग तो 7 होगा, लेकिन 27 जोड़ेंगे तो क्रम नहीं उल्टेगा। इसी तरीके से 43 है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे नहीं मान लेते हैं कि परीक्षा में आपके दिमाग में ये नहीं आया कि किस तरीके से निकालना है, इस तरीके से ऑप्शन पुट करके, तो आप इसको संख्या अंकों को x y मान लोगे तो संख्या आपको क्या मिल जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक, और ये 10x प्लस वाई ये संख्या आपको मिल जाएगा, और आपको पता है x प्लस वाई बराबर 7 है, और 10x प्लस वाई में अगर 27 जोड़ दिया जा रहा है तो संख्या पलट जा रही है, यानी कि 10y प्लस x हो जा रही है। ठीक है, तो ये इससे यहाँ से आप x y की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे भिन्नों का एलसीएम आपको निकालना है। ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भिन्न है, तो भिन्नों का एलसीएम लासा जो होता है वह होता है अंशों का लासा। जो भिन्नों के अंश हैं उनका एलसीएम आप निकाल लोगे, और हर में आप क्या लिख दोगे, हरों का मासा। ये होता है फॉर्मूला, तो यही आपको कर लेना है, आसानी से आप कर लोगे। 2 देखिए, अंश में क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम आपको लेना है, और हरों में 3 और 4 का आपको एचसीएफ लेना है। 2 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और दोनों ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका जो हो जाएगा मासा 1 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ पे इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 है, 4 धन 4.4 धन 4.04 धन 44.4 धन 444 का सही उत्तर है। अब देखिए, इसको जोड़ लीजिए। देखिए, 4 फिर धन लिखा है 4.44, फिर देखिए क्या लिखा है 4.04,
फिर देखिए कितना लिखा है 44.4, फिर देखिए कितना लिखा है 444 लिखा है। ठीक है, तो दशमलव को बस एक सीध में आप रखिएगा, आप देखिए जोड़िए और 4 धन 4 8 हो जाएगा, फिर 4 धन 4 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 का 5 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, हासिल लगेगा 2, फिर 4 को 4 में जोड़ेंगे 8 और हासिल 2, तो ये हो जाएगा 10 और हासिल लग जाएगा 1 और 4 में 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5। तो 500.88 ये वैल्यू आ रही है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है। यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। अब देखिए 5 पेंसिलों का जो मूल्य है वह 3 सही 3/4 यानी कि 3 त्रिका 9, यानी कि अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 4 त्रिक 12 और 3 15/4 रुपए 5 पेंसिल का दाम है। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो बटे में आ जाएगा गुणे के रूप में। अब इसके बाद 2 पेंसिल का दाम हमको निकालना है, तो एक पेंसिल का जो दाम है उसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 से 15 को काटिए 3 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 4 को काटिए 2 बार में कट जाएगा। ऊपर बचा है अंश में 3, नीचे बचा है 2, 3/2 रुपए यानी कि 1.5 रुपए जो है वह 2 पेंसिलों का दाम होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। ठीक है, अब देखिए रिसाव के बाद कितना पेट्रोल बर्तन में बचेगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 लीटर, और टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत बचा है यह निकालने के लिए हम लोग कितना बचा हुआ पेट्रोल और पहले कितना था इससे भाग दे देंगे, और इसे प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और 17 का गुणा हो जाएगा 5 में तो आ जाएगा 85। 17 बच्चे 85%, तो 85% अभी तेल है टीन के बर्तन में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए राम 144 पेन बेच रहा है और उसे हानि हो रही है कितने, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जिस दाम पे राम पेनों को बेच रहा है, विक्रय मूल्य माना विक्रय मूल्य x है, माना विक्रय मूल्य x है, तो 144 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 गुणे x यानी कि 144x। अब 6 पेनों के बराबर हानि जो हो रही है वह 6 पेनों के मूल्य के बराबर हो रही है। तो 6 पेनों का दाम कितना हो जाएगा, 6 गुणे x, क्योंकि एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वह x है। तो अब यहाँ पे लागत कितनी होगी, लागत या क्रय मूल्य क्या होगा, यह आपको पता है। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य जितने में बेचा गया है सभी पेनों की अब बात की जाए तो 144x, और हानि कितनी है 6x, तो ये हो जाएगा 150x। 150x हो गया। अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत पहले हानि कितनी है, हानि हमें पता है, हानि जो है वह 6x की है, और जो क्रय मूल्य हमको नहीं पता था यहाँ से हमने निकाला वो है कितना 150x, और इसी हानि को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए x से x कट जाएगा, 0 से 1 शून्य कट जाएगा 100 का, और फिर 10 को 5 से काटेंगे 2 बार में, 15 को काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, और ऊपर अंश में बचा है 2 गुणे 2, ये हो जाएगा क्या 4%। जो हानि हुई है वह 4% की हुई है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहा करिए उत्तर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है। एक आदमी ने 800 रुपए
10% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी, 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा। तो देखिए, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 800 रुपए 10% वार्षिक ब्याज के दर से बैंक से उधार ले रहा है, ठीक है, जिसपे साधारण ब्याज लग रहा है, और यही रुपए उसने दे दिया है सेम ब्याज पे, ब्याज भी वही है, दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर होगा, तो कितना धन उसको मिलेगा यह जानना चाह रहा है, ठीक है, यह जानना चाह रहा है। तो देखिए 2 साल बाद वो क्या करेगा, व्यक्ति से पैसे ले लेगा, ठीक है, जो उसने व्यक्ति को उधार दिए हैं, और जितना पैसा बैंक का हो रहा होगा वह बैंक में जमा कर देगा। तो जो पैसा बच जाएगा उसके पास वही उसको धन प्राप्त होगा। तो यह देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। अब वह पैसा किस में कमाएगा, वह पैसा ब्याज में कमाएगा, यह बात आपको भी पता है, क्योंकि जो वो पैसा बैंक से लिया है वह साधारण ब्याज पे लिया है, और जो अगले व्यक्ति को दिया है वह चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है ज्यादा होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है, क्योंकि साल भर बाद चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है, और फिर जो उस साल का ब्याज और मूलधन होता है वह अगले साल का मूलधन बन जाता है। तो इस तरीके से अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या लगेगा इस पैसे पे जो व्यक्ति ने उधार लिए हैं बैंक से। तो PRT बाई 100 होता है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 0, 160 रुपए साधारण ब्याज, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कितना निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T और माइनस P, ठीक है। ये मिश्र धन आता है, मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देते हैं। तो अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए 800, फिर एक धन R है 10 बटे है 100 और समय है 2 वर्ष का, फिर मूलधन कितना है 800। तो अब देखिए 800 और इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 यहाँ कट जाएगा और 11 बटे 10 बचेगा, और 11 बटे 10 का 2 बार गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। फिर माइनस 800, अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए 8 का। अब इसे आगे सॉल्व करिए तो ये आगे हो जाएगा, देखिए 8 गुणे 11 88, फिर गुणे 11 माइनस 800, ठीक है। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 11 अट्ठे 88 का 8, फिर 11 अट्ठे 88 और हासिल लगेगा 8, तो हो जाएगा 96। तो 968 माइनस 800, वैल्यू क्या आ जाएगा 168। अब 168 रुपए ब्याज उस व्यक्ति को मिलेगा और 160 रुपए ब्याज उसे बैंक को देना होगा। तो 168 माइनस 160 कितना बचेगा 8 रुपए। उस व्यक्ति के पास जो 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा जो धन प्राप्त होगा वह 8 रुपए होगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। x और y के मान आपको क्रमशः बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे। आपको पता है दो रेखाएं जहाँ पे कट करती हैं वहां पे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहीं से हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा इस एंगल के 80 डिग्री के। y की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी तो तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। और 180 अंश में से 80 धन 50 130 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 50 अंश, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 50 अंश आ जाएगी, और y की जो वैल्यू आ जाएगी वह 80 अंश आ जाएगी। तो यहाँ पे क्रमशः जो वैल्यू आ जाएगा 50 अंश और 80 अंश।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अब देखिए 50 अंश 80 अंश यहाँ पे भी दिया गया ऑप्शन बी में, लेकिन क्रम से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कई लोग जल्दी में सही मार देंगे, लेकिन ये ऑप्शन जो है यह गलत है। ठीक है, तो इन चीजों का भी आप परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 25 पैसे के 15 सिक्के का मान बराबर है। देखिए 25 पैसे के 15 सिक्के, तो पहले हम कितने पैसे हैं यह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 15 पच्चे 75 के 5 हाथ से लगेगा 7, फिर 15 दूनी 30 और 7 37, 375 पैसे हमारे पास हैं, 375 पैसे। अब इन 375 पैसों में क्या क्या हो सकता है। 3 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 100 पैसे, और 50 पैसे 350 पैसे। यहां से आप ऑप्शंस को देखिए, 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि कितने हो गए 300 पैसे, और 50 पैसे का एक सिक्का यानी कि 350 पैसा, और 25 पैसे का एक सिक्का यानी कि 375 पैसा। ठीक है, तो ये मान बराबर है इसके। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वह सही दिया गया है। इसके बाद देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 200 पैसे, 50 पैसे के 300 सिक्के यानी कि 150 पैसे, तो ये हो जाएगा 350 पैसे, और 25 पैसे तो ये भी कितना आ रहा है 375 पैसे, और 1 रुपए के 3 सिक्के और 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 300 पैसे और 75 पैसे, 375 पैसे। और इसको जोड़िए 1 रुपए के 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के, तो ये आ रहा है 350 पैसे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए उपयुक्त चारों में गलत कथन कौन सा है। गलत कथन कौन सा है, तो जहां पे बराबर नहीं है, 350 बराबर नहीं है, तो गलत कथन आपसे पूछ रहा था, तो चौथा है। चौथा जो है वह गलत कथन है, तो ऑप्शन डी में चौथा दिया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा जो है वह गलत कथन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 24 सेमी आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं हैं। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें आधार बता दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर है, और आपको मान लेते हैं ये कर्ण की जो लंबाई है वह b है, और ये जो भुजा है c। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपको पता लगेगा, तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ पे आ जाएगा 576। ये आपको वैल्यू मिल गई, और आपको परिमाप दिया गया है, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग यानी कि 24 धन b धन c, ये वैल्यू कितनी है 60 दिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस सी, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 60 के। और यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 60 माइनस 24 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 36। यहाँ पे देखिए 576 होगा। ठीक है, अब b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 36। अब b प्लस सी की वैल्यू 36 रख दीजिए, और b माइनस सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो b माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस सी की 576 बटे 36, जो कि कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, b माइनस सी की वैल्यू 16 मिल गई, और b प्लस सी की जो वैल्यू है वह 36 है। अब इनको जोड़ दीजिए, b प्लस सी प्लस b माइनस सी, ये कितनी है वैल्यू, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ रहे हैं, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, 36 और 16 जो है ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 36 प्लस 16। अब नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 52 के, और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 26। और यहाँ से इस समीकरण से हम लोग क्या, किसी भी एक समीकरण से जो c की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जो b की वैल्यू है
बाकी जो भुजाएं हैं 10 और 26 आ जाएंगी। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 10 और 26 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको भी हल कर सकते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको एक घनाभाकार गोदाम दे दिया गया है। अब इस गोदाम में कितने बक्से आ सकते हैं यह आपको निकालना है और बक्से का आयतन दिया है। तो सीधे सीधे हम आयतन का भाग कर देंगे आयतन में। जो गोदाम का आयतन है उसमें हम एक बक्से के आयतन से अगर भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने बक्से रखे जा सकते हैं। तो गोदाम का आयतन, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो माप दी गई है और बटे में 0.8, सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0.8 में अगर 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे हम लोग तो ये हो जाएगा 8, और इस 8 से हम 40 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। नीचे 8 था, 8 × 40। अब गुणा कर लीजिए तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 60 का गुणा इस 10 से होगा तो ये हो जाएगा 600, और 5 का गुणा 30 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 15 छक्का 90 और 3 शून्य, कितना आ जाएगा 90,000। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 90,000, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, किसी आयत की लंबाई 80 सेमी परिमाप वाले एक वर्ग के भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। यहाँ पे देखिए एक आयत और एक वर्ग की बात की जा रही है। जो आयत की लंबाई की बात की जा रही है, आयत की लंबाई वह कहा जा रहा है कि 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के भुजा की दोगुनी है। अब 80 सेंटीमीटर अगर परिमाप है, वर्ग का परिमाप देखिए क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। यदि 80 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 80/4 बराबर भुजा। ठीक है, यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो आयत की जो लंबाई है वह वर्ग के भुजा की दोगुनी है, तो 20 × 2 यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर हो गया आयत का भुजा। और इसके बाद बोल रहा है कि आयत की चौड़ाई 20 है, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है वह 20 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो 40 × 20 यानी कि एरिया कितना आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बोल रहा है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 400। तो 800 में से 400 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, आयत का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल करके दूसरी ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है 2 मिनट में पार करती है। पहली गाड़ी की लंबाई है। अब देखिए एक ट्रेन है इस प्रकार से, ये जो हमारी पहली गाड़ी है, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है। ये जो ट्रेन है यह 300 मीटर लंबी है, 300 मीटर लंबी है। और यह जो चल रही है यह चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और यह जो हमारी ट्रेन है पीछे वाली, यह चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सेम दिशा में जा रही हैं दोनों, एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है 90 किलोमीटर आवर वाली, यह इस ट्रेन को 2 मिनट में पार कर लेती है। तो पहली गाड़ी की लंबाई, इस गाड़ी की जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं L है। तो अब देखिए पार करने के लिए क्या करना होगा। पार करने के लिए आप सोचिए, ये जो ट्रेन का अगला हिस्सा है, ठीक है, ये जब इसके बराबर यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, इसके यहाँ अभी पिछले हिस्से पे है ट्रेन, पार करने के लिए उसे कितनी दूरी, अभी यहाँ पे है ट्रेन, इसके बाद पार करने के लिए उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। पहले तो इस ट्रेन के बराबर आएगा वह, तो ट्रेन के बराबर आने के लिए उसे 300 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे ट्रेन की जो लंबाई है
वह 300 मीटर है और उसके बाद पार करने के लिए अपने लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा, एल के बराबर चलना पड़ेगा। यानी कि जो ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी जो हो जाएगी वह 300 मीटर प्लस एल हो जाएगी, उसे ट्रेन की खुद की लंबाई। अब एक बात आप लोग नोट करिए कि कोई अगर मान लेते हैं आपके आगे से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है और आप उसके पीछे 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो इफेक्टिव जो स्पीड हो जाती है वह क्या हो जाती है, जो ज्यादा वाली स्पीड है उसमें से कम वाली स्पीड घटा लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पीड जो हो जाएगी वह 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी 30 किलोमीटर पर आवर की तेजी से यह दूरी यह ट्रेन तय करेगी और टाइम आपको बता दिया गया है 2 मिनट है, तो इस मिनट को बना लीजिए सेकंड में 120 सेकंड, और ये जो 30 किलोमीटर पर आवर इफेक्टिव स्पीड आ रहा है इसको घंटे में बनाएंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं, तो 30 गुणे 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब दूरी हमको निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल है 30 गुणे 5/18 और समय है 120 सेकंड। तो अब 6 से काटिए, तो 6 त्रिक 18 और 6 से 120 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 3 से 30 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए 10 का गुणा 5 में 50 और 50 का गुणा 20 में, तो ये हो जाएगा 1000। तो 1000 मीटर जो है वह दूरी तय कर रही है यह ट्रेन, आपको पता चल गया। और दूरी क्या है, दूरी बराबर है L प्लस 300, L प्लस 300 बराबर आ गया 1000, L बराबर कितना आ जाएगा 700, यानी कि इस ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी पहले ट्रेन की जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है 700 मीटर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। वर्गीकरण मतलब संख्याओं को अलग अलग वर्ग में बांटना। प्रतिवरीयता, प्रतिवरीयता का मतलब होता है, वरीयता मतलब आपको एक क्रम में चीजें लगाना, वरीयता देना। ठीक, प्रतिवरीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी हो जाता है, मतलब उल्टे क्रम में लगाना। इसके बाद अनुपातिक विवेचन, तो अनुपातिक विवेचन जो है वह 8 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह नहीं कर पाते, तो अनुपातिक विवेचन जहां जहां आ रहा है यह गलत हो जाएगा। और पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवरीयता ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अंकगणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं आपको भी पता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया गया है योग, व्यवकलन यानी कि घटाना, गुणा और भाग, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए क्षेत्रफल दिया है, रचना करना दिया है, दशमलव में बदलना, तो ये सब मूलभूत क्रियाएं नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग, आकलन करना, प्रेक्षण करना या अध्यारोपण करना। तो दो या उससे अधिक विमाओं वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे 3 विमाओं वाली आपका घन घनाभ है, इनके तुलना में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये होता है प्रेक्षण। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। किस क्रम में आप ज्यामिति का समझ बच्चों में विकसित करेंगे। मानसिक चित्रण, सबसे पहले तो आप बच्चों को बताएंगे कि हाँ ये चित्रण, पहले उनके मन में एक इमेज बनाते हैं आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से। उसके बाद देखिए औपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन में आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो आपका मानसिक चित्रण ही आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए बी सी में सही होगा मानसिक चित्रण। उसके बाद विश्लेषण करना, बच्चे को आप आकृतियों के बारे में विश्लेषण करना सिखाएंगे। ठीक है,
तो बी और डी ऑप्शन में। अब इसके बाद देखिए अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो निगमन का मतलब क्या होता है? निगमन का मतलब होता है पहले नियम बताना, ठीक है, और उसके बाद उदाहरण से समझाना, ठीक है। तो पहले से औपचारिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मल। तो आप पहले से जो चीजें तय हैं उस हिसाब से चलेंगे। पहले औपचारिक निगमन आप करेंगे, फिर उसके बाद अनौपचारिक निगमन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। अब देखिए शिक्षार्थी है, कोई स्टूडेंट है, उसको संख्याओं और परिकलन मतलब नंबर्स में उसको जो संख्याएं हैं नंबर्स, और उसके बाद परिकलन मतलब होता है कैलकुलेशन में, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग में, इसमें दिक्कत हो रही है। तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है? लेखन अक्षमता जिसे डिसग्राफिया कहते हैं, गणितीय अक्षमता जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो गणित में दोस्तों क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब बच्चे को कैलकुलेशन में और नंबर्स में दिक्कत होती है तो उसे हम कहते हैं गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। क्वेश्चन जो यूपी टेट 2011 में आया था वह आप यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है वहां पे माइनस लगा हुआ था। जो क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन जो आया था वह आया था 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2, 43 गुणे 2 माइनस 87, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जहां पे दशमलव लगा है वहां पे आप माइनस बस कर लीजिएगा, दशमलव जहां पे लगा हुआ है ये माइनस। तो 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 83। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि गुणा जो है वह पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा देखिए 86, 86 माइनस 87। अब इसके बाद घटा लीजिए, तो घटाएंगे 44 में से 6 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 38, और 86 में से 87 घटाएंगे तो -1 बचेगा, उसके बाद 38 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 37। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा 37, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है दोस्तों, यह परीक्षण बच्चों की जो कमियां रहती हैं, जो उनको समस्याएं रहती हैं, उनको जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों में अधिगम के दौरान कमियां व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये तो है कि बच्चों के अधिगम के दौरान कमियां और कमजोरियों को ज्ञात करना, यह सही है। बच्चों का रिपोर्ट, बच्चों का प्रगति रिपोर्ट भरना, तो केवल रिपोर्ट भरना ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना केवल यही जो होता है यह उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण में टीचर बच्चों की कमियां और उस कमियों को अभिभावकों तक बताने के लिए इस तरीके का परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन बी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना यह निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपने कर लिए। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जहां कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप जरूर कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, या कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको कम से कम अपने 5 मित्रों में इस क्लास को शेयर करना ही करना है, ताकि सभी लोग बाद में भी इस क्लास का लाभ उठा सकें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और सभी क्लासेस जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस हैं चैप्टर वाइज जो मैंने ली हैं वह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप
जरूर क्लासेस को अटेंड करिए। अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।